हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई के लिए आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी और इसी क्रम में आज हम लोग जीके जीएस सेट 5 को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की आपके एग्जाम में पूरी संभावना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और अब तक जिन्होंने 4 सेट हमने दिया है उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उन क्लास को देखिए, आपको वहाँ पे बेहतर एक्सप्लेनेशन और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह किस देश में स्थित है, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पूछ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, ICJ कहते हैं। और ये किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है या जर्मनी में है। तो यह कहाँ पे है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कहाँ पे है? नीदरलैंड। नीदरलैंड के कहाँ पे है? तो यह नीदरलैंड के हेग सिटी में है। कहाँ पे है? द हेग। बहुत बार पूछा, नीदरलैंड ना दिया हो तो हेग दिया हो, तो यहीं पर है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है जून 1945, डेट याद रखिएगा, कभी कभी स्टैटिक में प्रश्न पूछ लेता है। तो जून 1945 में इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। और यह कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में भी पूछे तो द हेग में है। हेग सिटी में इसकी जो है कहाँ पे हेड क्वार्टर है, HQ लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका हेड क्वार्टर है। आप हमेशा इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तन होता है। यानी कि पेड़ पौधे में जब निषेचन होता है उसके बाद अंडाशय जो है कहाँ पे परिवर्तित होता है? तो कहाँ पे? बीज में, पुंकेसर में, जयांग में या फल में? तो कहाँ पे? फल में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो है अंडा या अंडाशय होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो फल में परिवर्तित हो जाता है। फल, फ्रूट में वह बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, क्षतिग्रस्त जो CFL है, यानी कि जो क्षतिग्रस्त CFL है, जो वल्ब होते हैं CFL वाले, वो बात उनकी कर रहा है कि जो क्षतिग्रस्त CFL है या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखिए, क्षतिग्रस्त CFL या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किन चीज़ का वास्तव होता है, जो स्वभाव में क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। स्वभाव में कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। वाष्प होता है। यहाँ पे क्या होगा कि किस चीज़ का जो है वाष्प होता है, जो कैसे होते हैं? स्वभाव में वाष्प। ठीक है, तो किस चीज़ का वाष्प भरा होता है CFL में या फ्लोरोसेंट ट्यूब में? इनका निपटान जो है अच्छे से किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वभाव में ये जो वाष्प होता है अंदर भरा रहता है वो कैसा होता है? जहरीला होता है, इंसान को हार्म कर सकता है। तो क्या होता है? बात करें अगर हम अमोनियम की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, तो क्या CFL या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, इसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? मर्क्यूरी या फिर पारा भरा होता है। ठीक है, थर्मामीटर में भी क्या भरा होता है? पारा ही भरा होता है। तो इन सब का क्या होता है? पारा जो है, पारा को हम पारद भी कहते हैं। तो इसका जो है ना बेहतर निपटान जरूरी है, नहीं तो ये क्या हो सकता है? जहरीली हो सकती है, स्वभाव में जहरीला होता है और ह्यूमन को क्या करेगा? हार्म करेगा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो पौधों में पोषक और पानी तत्वों के परिवहन, पौधों में पानी की बात कर रहा है और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को हम क्या कहते हैं? मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है और इस प्लांट में ये हो गई पत्तियाँ, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या? फ्लावर। ये हमारा फ्लावर हो गया। तो ये हो गया क्या? रूट है। ये क्या है? रूट है, रूट है, जड़ है। क्या है? जड़ है। ये हो गया तना, हो गया ये स्टेम हो गया, सॉरी ये तना, और ये क्या हो गई? पत्ती हो गई, पत्ती हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, कह रहा है कि पौधों में पानी, यानी कि जो यहाँ से पानी जाएगा पौधों में, ये क्या है? वाटर है। मान लीजिए ये क्या है? वाटर है, जल है, जल है। ठीक है, जल है,
जल ऐसे लिख देती हूँ, ये जल है। तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है, यानी कि जो यहाँ से जल जा रहा है इन पौधों में जड़ के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोएम कहेंगे, कोलेनकाइमा कहेंगे, जाइलम कहेंगे, या स्वलेन काइमा कहेंगे, क्या कहते हैं। तो जो पौधों में जल लेकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए आपसे प्रश्न और भी पूछा गया है कि जो जल आता है वो नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है। तो पौधों में जल जो है रूट यहाँ से जल जा रहा है, तो ये जड़ें जो हैं पौधों में, तने में, पत्तियों में ऊपर तक, यानी कि जो है नीचे से ऊपर पानी पहुँचाने का काम कौन करता है, ये जड़ करता है ज़मीन से। और कौन, तो फ्लोएम है, फ्लोएम के माध्यम से, इनकी फ्लोएम जो है यहाँ से वाटर लेगा और ऊपर पूरे पत्ती में, पूरे प्लांट में पहुँचाएगा। और जब यहाँ पे पत्तियाँ खाना बनाती है, आपको क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है उसमें, तो पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश और CO2 से क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। तो जब खाना यहाँ पत्तियाँ जो है अपना फूड तैयार कर लेंगी, अपना भोजन तैयार कर लेती हैं, तो यहाँ से कौन, ये उस भोजन को, भोजन ऊपर तैयार हो रहा है, तो भोजन को ऊपर से नीचे तक कौन लेके आता है, तो यह भोजन, फूड की बात करें तो कौन लेके आता है, यह फ्लोएम लेके आता है। फ्लोएम यानी कि फूड कौन लेके आता है, देखिए राइमिंग कर लीजिए, फूड कौन लेके आता है, फ्लोएम लेके आता है, ऊपर से नीचे जड़ तक पहुंचाता है। लेकिन जड़ों से नीचे से ऊपर पानी कौन लेके जाता है, यह जाइलम लेके जाता है। आई होप आपको फ्लोएम और जाइलम से संबंधित प्रश्न, आपको यहाँ पे 4 प्रश्न हुए कि आपको फूड कौन लेके, फ्लोएम लेके जाता है, जल कौन लेके जाता है, तो जाइलम लेके जाता है, और फूड ऊपर से नीचे आता है और जल जो है नीचे से ऊपर जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है आप लोगों की परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज, जो रिप्रोडक्टिव बीज होते हैं, पुनर्उत्पादन करते हैं बीज, उत्पादन पौधे का नाम चुने। जो दोबारा से उत्पादित बीज करता है उसको पुनर्उत्पादित बीज जो है, वैसे कौन से पौधे होते हैं जो पुनर्उत्पादित बीज, यानी कि जिसे हम स्पोर प्रोडक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुत्पादक बीज को स्पोर प्रोडक्सिंग सीड्स भी कह सकते हैं। तो देखिए गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड है, ब्रेड मोल्ड है, आलू है, अदरक है। तो क्या होगा, जो उत्पादक पौधा होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए आलू, गेंदा, अदरक एक बार, वन टाइम, पुनरुत्पादक नहीं तो वन टाइम खत्म, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाते हैं, दोबारा उसमें से नई जो है, नया उसमें से पौधा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ब्रेड मोल्ड होता है, ये क्या होते हैं, तो ये जो है स्पोर प्रोडक्सिंग यानी कि पुनरुत्पादक बीज होते हैं कि, ठीक है। देखिए अनुकूल परिस्थितियों में जब बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित हो जाते हैं, ठीक है। मांस, फर्न जैसे पादक भी क्या होते हैं, जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ब्रेड मोल्ड होगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न को अपने देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह, ठीक है, यानी कि जो मानव निर्मित फाइबर हो और किससे, तो कोयले, पानी और हवा, किससे तैयार हो रहा है, कोयला से, पानी से, हवा से तैयार किया गया था। यह पतला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कैसा था, तो पतला भी था और पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। अब पूछ रहा है कि वह क्या था, जो कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया था। प्राकृतिक कच्चा माल नहीं था उसमें, एक मानव निर्मित फाइबर जो कि कोयला, पानी, हवा से तैयार किया गया था। और यह पतला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। क्या था वो, जैव प्लास्टिक था, नायलॉन था, रेयान था, पॉलीस्टीरीन था। देखिए आप सबको इसका आंसर पता है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही पेड प्रश्न है, मतलब पेड क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, पता नहीं कब से पूछा जा रहा है और पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। इस प्रश्न का आंसर तो सबको पता है, लेकिन क्या है कि इस प्रश्न में घुमा दिया है, सीधे से नहीं पूछ लिया है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, प्रश्न को घुमा दिया है। तो क्या होगा इसमें आंसर हमारा, सीधी सी बात है, यहाँ पे पूर्ण सिंथेटिक फाइबर क्या है, नायलॉन है जो पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। और यह क्या होता है, यह मानव निर्मित फाइबर है। इसे पानी, हवा, कोयले से तैयार किया गया था। और यह प्रकृति में मजबूत, लोचदार, हल्का होता है। कैसा होता है, यह हल्का होता है, मजबूत होता है, और कैसा होता है, यह लोचदार होता है, फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। लोचदार यानी कि फ्लैक्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा, यहाँ पे आपको फील करना है, भरना है। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, यानी कि किसने जो है अधिग्रहित चरित्र, ठीक है, यानी कि किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। लैमार्क हैं, अगस्ट वाइजमैन हैं,
ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और चार्ल्स डार्विन हैं। तो किसने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को दिया था? किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। किसने? लैमार्क महोदय ने कब दिया था? 1809 में दिया था। कब दिया था इस सिद्धांत को? अधिग्रहित चरित्र सिद्धांत को इन्होंने 1809 में दिया था, लैमार्क महोदय ने। ठीक है। ग्रेगर अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किस पर शोध किया था अपना रिसर्च? मटर पर किया था। ठीक है, मटर पर इसने किया था। ठीक है। और डार्विन ने क्या दिया है? नेचुरल सिलेक्शन। किसका? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। नेचुरल सिलेक्शन या फिर उद्विकास का सिद्धांत दिया हुआ है किसने? डार्विन महोदय ने। 8वां देखते हैं, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस स्टमक बुक के लेखक कौन है? यानी कि बुक है रिबूटिंग इंडिया। ठीक है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस, यह बुक किसने लिखा है? सत्यार्थ जोशी ने लिखा है, रतन टाटा ने लिखा है, विशाल सिक्का ने लिखा है। तो किसने लिखा है? ऑप्शन ए यहाँ पे छूट गया हमारा, ऑप्शन बी है। क्या है? नंदन नीलेकणी। क्या है? नंदन नीलेकणी इनका नाम जो है पूछा गया है यह। ठीक है, नंदन नीलेकणी। तो किसने यह बुक लिखा है? रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस स्टमक बुक, यह किसने लिखा है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, नंदन नीलेकणी ने लिखा हुआ है। ठीक है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 9वां प्रश्न है, पूर्ण रूप से जीएसटी का सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जीएसटी। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं पूर्ण रूप से जो है जीएसटी की सिफारिश किसने की थी? राजा समिति, विजय केलकर समिति, जीएसटी परिषद या मनमोहन सिंह? तो किसने किया था पूर्ण रूप से जो है जीएसटी की सिफारिश? जीएसटी परिषद। किसने किया था? जीएसटी परिषद ने किया था पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि पहला साइबर पुलिस स्टेशन की बात करें तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोच्चि, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो बात करें कि बहुत पहले नहीं, मतलब 2001 में। कब स्थापित हुआ था? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। 2001 में। ठीक है, 2001 में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, और यह स्थापित हुआ था कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे स्थापित हुआ था? बेंगलुरु में। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया? यह प्रश्न जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने करवाया था कि कब जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया था। तो कब कर दिया गया था संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश? 26 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? तो 24 जनवरी को हर साल हम यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया, यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें कि 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम क्या? अवध रखा, यानी कि 1877 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? अवध के नाम से जानते थे। ठीक है, अवध के नाम से। फिर 1902 में क्या? संयुक्त आगरा अवध कहलाया, और 37 में इसका नाम 1937 में, याद रखें कि संयुक्त प्रांत कब नाम रखा गया था? तो 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। संयुक्त प्रांत, क्योंकि आपसे अगर पूछ लिया उत्तर प्रदेश का नाम कब किया गया संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश, तो 24 जनवरी 1950। लेकिन पूछ ले कि अवध का नाम 1877 में से अवध के नाम से जानते थे, तो इस अवध को हम संयुक्त प्रांत कब बनाए, या फिर संयुक्त प्रांत के नाम से कब जानते हैं? 1937 में। और 37 के बाद से ही 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वां प्रश्न है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन, ठीक है, 1 प्रोडक्ट के योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है? यानी कि काला नमक चावल किस जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या गोंडा? तो काला नमक चावल को कब चुना गया था? तो सिद्धार्थनगर। कहाँ का है ये काला नमक चावल? सिद्धार्थनगर का है। और इसको चुना कब? 24 जनवरी 2018 को चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी
2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है काला नमक चावल को चुना गया था। ठीक है, सिद्धार्थनगर का है यह काला नमक चावल। बात कर ले अगर गोंडा की, तो गोंडा किसके लिए है? तो ये ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। किसके लिए है गोंडा? तो गोंडा जो है ब्लैक पॉटरी, गोंडा ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ जो है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर किसके लिए फेमस है? आजमगढ़, सॉरी, ये जो है ब्लैक पॉटरी किसका है? तो ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का है। मैं थोड़ा सा आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी कहाँ का? आजमगढ़ का है। अगर हम बात करें टेराकोटा जो कि हाल ही में इसको मिला था, टेराकोटा को जीआई टैग किसके लिए मिला था? तो यह गोरखपुर का है, टेराकोटा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का है। और सिद्धार्थनगर किसके लिए है? तो काला नमक चावल के लिए। लेकिन गोंडा, यहाँ पे एक और है हमारा गोंडा। यह गोंडा किसके लिए फेमस है? तो यह गोंडा जो है खाद्य प्रसंस्करण, जैसे दालों के लिए। किसके लिए? खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दालों के लिए यह फेमस है गोंडा। ठीक है, आगे फिरोजाबाद किसके लिए है? चूड़ियों के लिए है। ये फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत बार। अलीगढ़ किसके लिए है? तो अलीगढ़ तालों के लिए है। ठीक है, मुरादाबाद किसके लिए है? पीतल के लिए है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो क्या है? सूफी कवि हैं, सितार तबला के जन्मदाता। सितार प्लस तबला के जन्मदाता कौन हैं? तो यह अमीर खुसरो ही हैं। अब इनका जन्म कहाँ? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फिर फैजाबाद। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? एटा में हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के एटा, जो कि वर्तमान में किस जिले में? कासगंज। वर्तमान में कहाँ पे एटा को हम? तो यह कासगंज में है। एटा कहाँ पे है? कासगंज जिले में है। और एटा के पटियाली गांव में, कहाँ पे? एटा के जो है पटियाली गांव है, वहाँ पे इनका हुआ था। एटा का, क्योंकि कभी कभी पटियाली, इस पटियाली का भी नाम पूछा, पटियाला नहीं है, ये पटियाली गांव है। यहाँ पे इनका एटा के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इन्हें अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। यानी कि तूतिए हिंद क्या कहा जाता है अमीर खुसरो को? तूतिए हिंद, यानी कि हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था? अमीर खुसरो ने ही देखा था 7 सुल्तानों का काल। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है या फिर फैज़ाबाद में है? तो बहू बेगम का मकबरा जो है कहाँ पे है? फैज़ाबाद में। कहाँ पे स्थित है? फैज़ाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा। ठीक है, और यह मकबरा, बहू बेगम का मकबरा किसने? नवाब शुजाउद्दौला ने बनाया था। किसने बनाया था बहू बेगम का मकबरा? नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला ने किस लिए बनाया था? अपनी बीवी की याद में बनाया था इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? किसे? गिरिजा देवी को, किशोरी अमानकर को, वसुंधरा कोमकाली को, हीराबाई वरोडकर को किसे बुलाया जाता था अप्पा जी? तो यह कौन थी? गिरिजा देवी। कौन थी? गिरिजा देवी को जो है बुलाया जाता था। क्या, किसके लिए फेमस? ठुमरी गायिका थी या क्या? ठुमरी, क्योंकि बहुत बार पूछा है ठुमरी गायिका कौन है। तो ठुमरी गायिका क्या थी? यह ठुमरी गायिका थी। कौन? गिरिजा देवी ठुमरी गाती थी। ठीक है, यह ठुमरी गाती थी। और इनकी बात करें अगर, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गिरिजा देवी। देखिए, इन्हें पद्मश्री कब मिला? इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला था? हलंत रहेगा इसमें पद्म में। पद्मश्री इनको 1972 में पद्मश्री मिला। अगर हम बात करें, इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। तो पद्म भूषण कब दिया गया था इन्हें? पद्म भूषण इनको 1989 में इनको पद्म भूषण। और अगर पद्म विभूषण भी इनको मिला है, पद्म विभूषण इनको कब मिला है? तो इनको पद्म विभूषण 2016 में गिरिजा देवी को, यानी कि गिरिजा देवी ठुमरी गायिका है। इनको प्यार से इनके से अप्पा जी बुलाते थे। पद्मश्री 72 में मिला, 1972 में। पद्म भूषण कब मिला? 1989 में मिला। ठीक है, और पद्म विभूषण 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं?
यानी कि जो हमारे सीएम है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, यह किस संप्रदाय से संबंधित है? नागा से, नाथ पंथ से, कलमुख से या माधव से? तो यह किस संप्रदाय से? नाथ पंथ से हैं। कहाँ से हैं? नाथ पंथ से संबंधित हैं गोरखपुर के, यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, नाथ पंथ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा इसमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? गोरखपुर है, महाराजगंज है, बलिया है, बस्ती है। तो इनमें से कौन सा है? महाराजगंज है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, महाराजगंज यह उत्तर प्रदेश का ऐसा जो है, गोरखपुर का ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में, यह महाराजगंज नेपाल के साथ क्या करता है? सीमा साझा कर। गोरखपुर, बस्ती, बलिया ये तीनों नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की? पूछ रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। अब बात करें, इसी में प्रश्न बना दे कब किया, तो 1699 में किसने किया खालसा पंथ की स्थापना, जो कि खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीक को अपनाते हैं और योद्धाओं के की तरह प्रशिक्षित हुआ है। सीधी सी एक शब्द में पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो किसने किया? गुरु श्री गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया? तो 1699 में किया। यह भी याद रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न। सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के रूप में की थी। यानी कि किस सिख गुरु ने जो है, जो सिखों में विवाह होता है उसको आनंद कारज के नाम से इसकी शुरुआत की थी। तो किसने सिखों में जो विवाह होता है उसे आनंद कारज कहा था? किसे खुद सिख गुरु ने कहा था? तो देखते हैं, गुरु नानक देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु रामदास ने? किसने कहा था? तो गुरु अमरदास, जो कि अमर कर गए आनंद कारज को। ऐसे याद कर लीजिए, आनंद कारज को अमरदास जी ने कहा था, जो कि सिखों में होने वाला क्या है? विवाह है। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखते हैं अपना। 20वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल कब लगा? 1975 में लगा था। और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। या 75 के समय, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। ठीक है, या फिर 75 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। या फिर कौन थे 1975 में आपातकाल के समय? मोरारजी देसाई। कौन थे? तो अगर हम 75 की बात करें तो 75 में कौन थी? इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी, और उसी समय क्या लगा था? आपातकाल लगा था। तो कौन थी हमारी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की बात करें तो संविधान में 3 आपात हैं। आपातकाल की अगर हम बात करें तो संविधान में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है राष्ट्रीय आपात। क्या होता है? एक होता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात 352 कब लगता है? यह 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय लगता है, ठीक, और सशस्त्र विद्रोह कोई कर दे उस समय 352 लगता है, पूरे देश में लगता है। ये दूसरा लगता है, क्या लगता है? तो दूसरा होता है, यह पहला हो गया, और ये दूसरा हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और यह जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, भाई सरकार अपना काम करने में विफल हो जाती है, तब यह राष्ट्रपति शासन लगाते हैं 356। और एक होता है 360, जो कि क्या होता है? यह वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल भारत में 360 कभी नहीं लगा है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? यानी कि इनमें से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार देता है। 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार देता है। 19 भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19 क्या है? कि शांतिपूर्ण हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस प्रश्न का उत्तर जान लें, ऑप्शन ए हमारा सही है कि 19 से क्या कहता है? भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है? 19A देता है। संघ बनाने का अधिकार कौन देता है? मैं यहाँ आगे लिखते चलती हूँ। संघ बनाने का अधिकार कौन देता है? तो 19C कहता है संघ बनाने का अधिकार देता है। और बात करें किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार कौन देता है?
तो किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार 19F देता है। कौन देता है? 19F देता है। शांतिपूर्ण हथियारों के बिना इकट्ठा होने की बात कौन करता है? तो यह 19B करता है। 19B करता है, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19A में दिया गया है। 19B में क्या है? तो आप शांतिपूर्ण हथियारों के बिना इकट्ठा हो सकते हैं। 19C में क्या है? संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। और 19F में क्या दिया है? तो किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार 19F में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कौन सा गलत है इसमें से? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या यह बात सही है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यह बात क्या है? सही है। राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत राज्यपाल कार्यकाल रहता है। बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति होती है, ये भी याद रखिए, निर्वाचन नहीं होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल जो होता है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह इसका कार्यकाल बना रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ये भी सही है। लेकिन 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यही तो गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये मैं हर क्लास में बताती हूँ कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वां प्रश्न। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कि जो केंद्रीय रेल मंत्री होते हैं भारत के, वह किसकी सलाह पर, ठीक है, किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? कौन सलाह देता है और कौन नियुक्त करता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो केंद्रीय रेल मंत्री की बात है तो कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा या उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो भारत के अगर केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। और नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, सलाह प्रधानमंत्री देंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है केंद्रीय रेल मंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 24वां प्रश्न है, कौन सा सही है? सही पूछा है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद जाकिर हुसैन थे, वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो बात करें अगर जाकिर हुसैन जी की, तो जाकिर हुसैन क्या थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1967 से लेकर के, यानी कि 1967 से 2 सालों का कार्यकाल रहा। 1969 तक यह अपने कार्यकाल पे बने रहे थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद। सॉरी, रामनाथ कोविंद नहीं, बल्कि हमारी वर्तमान में अगर को बात करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वर्तमान राष्ट्रपति हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है वर्तमान राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी, यह जो है वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति। इनसे पहले कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू जी से पहले कौन थे? द्रौपदी मुर्मू जी से पहले रामनाथ, इसलिए रामनाथ कोविंद जी का नाम हमारे दिमाग में आया कि इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। और रामनाथ कोविंद जी के साथ ही भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए क्या अपनी उम्मीदवारी लड़ी थी, लेकिन मीरा कुमार हार गई और रामनाथ कोविंद जी क्या राष्ट्रपति बने। और इनके बाद, रामनाथ जी के बाद कौन राष्ट्रपति बनी है हमारी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, जो कि आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? अब जॉर्डन की राजधानी आप लोगों से पूछ रहा है कि जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जर्क है, अरबी है, सॉल्ट है या अम्मान है? तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी, बहुत बार प्रश्न पूछा है, अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है, जो कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। या अम्मान इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। राज्य और राजधानी, जो देश के भारत के राज्य राजधानियाँ तथा देश की राजधानियाँ, इसकी क्लास आपके सर ने मैप के द्वारा लिया हुआ है और बहुत इफेक्टिव क्लास है। उससे आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें एकदम दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी विद मैप। तो एक बार उस क्लास को आप ज़रूर देखें, वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की, हिंदी नहीं बल्कि
कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। अब देखिए मुद्रा, इसकी भी क्लास सर ने आपके लिए है, ठीक है, देश और मुद्राओं की। मंगोलिया की मुद्रा पूछ रहा है, ठीक है, मंगोलिया की आपसे मुद्रा पूछा गया है। बात करें अगर इसकी, सबसे पहले राजधानी जान लेते हैं मंगोलिया की, तो इसकी मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है। क्या है, उलान बटोर, यह मंगोलिया की राजधानी है। अब मुद्रा पूछा, राजधानी उलान बटोर हो गया, और इसकी मुद्रा क्या है, तोगरोग है। क्या है, तोगरोग, देखिए बी में लिखा हुआ है तोगरोग, उलान बटोर। और मुद्रा की अगर बात करें तो मंगोलिया की मुद्रा क्या है, तोगरोग। तोगरोग जो है मंगोलिया की मुद्रा। राजधानी पूछा उलान बटोर, बहुत बार पूछा गया राजधानी भी, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। 27वां प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा। तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछ रहे एशिया में। अगर एशिया में देखें सबसे अगर आबादी वाला देश हमारा कौन सा है, चाइना है। चाइना के बाद से कौन हो गया, भारत। लेकिन तीसरा पूछा है चीन, भारत, इसके बाद तीसरा पूछ रहा है यहाँ पे। पहला तो चीन, दूसरा भारत, और तीसरा आपसे पूछा है। देखिए पहला दूसरा छोड़ के तीसरा पूछा है, इसलिए आपको एटलीस्ट 3 तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इराक है, बांग्लादेश है, जॉर्डन है। जॉर्डन की राजधानी अभी हमने देखा क्या था, अम्मान था, ठीक है, अम्मान था। अब बात करें तो कौन सा हमारा ऐसा देश है जो कि तीसरे स्थान पे है, कौन सा, इंडोनेशिया, जो कि एशिया में तीसरे स्थान पे है, ठीक है। सर्वाधिक आबादी कहाँ, चीन में, फिर भारत दूसरे, लेकिन इंडोनेशिया कहाँ पे, तीसरे स्थान पे है इंडोनेशिया, याद रखेंगे आप। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी कि साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है। देखिए ये होता है ना साउथ अमेरिका, ये होता है ये साउथ अमेरिका का जो है मैप है। नॉर्थ अमेरिका ऊपर पड़ जाता है ऐसे, और ये साउथ अमेरिका का मैप है। अभी साउथ अमेरिका में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे क्या है, इधर ही क्या है, इधर है ब्राज़ील, ब्राज़ील इधर है, ठीक है, ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील यहीं पे लोकेटेड है। अब पूछ रहा है इधर कहाँ का है, कोलंबिया है, इधर कोलंबिया है, कैसे डिनोट कर रही हूँ, गुयाना इधर पड़ता है। तो अब पूछ रहा है कि दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो इसी ब्राज़ील में। कहाँ पे है, ब्राज़ील में है सबसे बड़ा वन क्षेत्र, ठीक है, ब्राज़ील में। ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, यह भी आप याद रखेंगे। बात करें 29वें प्रश्न के, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत, भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं पूछा। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछता, अगर जो है भारत की सबसे बड़ी नदी पूछता, भारत की सबसे बड़ी नदी पूछता, तब हम क्या लगाते, गंगा लगाते। क्या लगाते, गंगा। गंगा जो कि 2525 किलोमीटर, कितनी लंबी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। लेकिन यह दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो गोदावरी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है, जो कि कितना 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा, सबसे बड़ी है 1465 किलोमीटर, जो कि क्या करती है, इसका बहती है यह। अच्छा, मैंने बताया था 2 चीज़ें गोदावरी और कावेरी के बारे में, कि दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे, दक्षिण भारत की गंगा, की पे ज़्यादा फोकस करना है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तब कावेरी। किसे कहा जाता है, कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा हम कहते हैं, कावेरी। लेकिन दक्षिणी गंगा कहे इसे, दक्षिणी गंगा कहे, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, तब क्या होगा, गोदावरी हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है। कृष्णा नदी से महाबलेश्वर, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, क्योंकि मैंने बताया था ट्रिक, कृष्ण कैसे है, महान है, तो महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न अपना, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को। तो अभी हाल ही में मनाया गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, UN
ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया? 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसको आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसकी घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा यूएन ने करी थी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की, ठीक है। हर साल यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 30 प्रश्न थे आज के हमारे जीके जीएस सेट 5 के, जो कि इसका प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, जितनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी जा रही है वह एक्सप्लेनेशन भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी, एक्सप्लेनेशन से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिए और अपनी क्लास को यही अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसा लीजिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। रिविज़न करते रहिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए और आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करवा के सिलेक्शन दिलाए, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।